हेलो डियर स्टूडेंट्स। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम एक नए टाइप के इंटीग्रल्स की बात करेंगे। ओके। आज की जो टॉपिक है वो कंटूर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस हैविंग पोल ऑन द रियल एक्सिस। आपको ये पता होगा कि इसके पहले मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स और रूल्स डिस्कस किए हुए थे और वो ऐसे इंटीग्रल्स को हमने सॉल्व किया जब जो पोल था ना वो हमारा अपर हाफ ऑफ द प्लेन में लाई कर रहा था। ओके। और अब हम उस टाइप के इंटीग्रल की बात करने जा रहे हैं जो जब जो पोल जो होगा ना वो रियल एक्सिस पे लाई करेगा। ओके। तो रियल एक्सिस पे जब लाई करेगा ना तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पोल को हम रियल एक्सिस से एक्सक्लूड करते हैं। ओके। और एक्सक्लूड करने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें स्मॉल सेमी सर्कल ड्रा करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के इंटीग्रल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे जब इंटीग्रल्स के अंदर जो इंटीग्रेंड होगा, जो फंक्शन होगा, उसके जो पोल होंगे वो हमारे रियल एक्सिस पे लाई कर रहे होंगे। ओके। In the present section, we are going to discuss the integral of certain function whose pole lie on real axis, as well as poles within the contour C. ऐसे टाइप के इंटीग्रल की हम बात करेंगे जिसमें जो फंक्शन होगा वो हमारा उसके जो पोल होंगे वो रियल एक्सिस पे भी लाई कर सकते हैं और कंटूर सी के अंदर भी लाई कर सकते हैं। ओके। इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी शैल एक्सक्लूड द पोल्स ऑन द रियल लाइन by enclosing it with a simple circle centered at the pole and of a small radius drawn in the upper half of the plane. इसका मतलब ये है कि रियल एक्सिस पे जो पोल लाई करेगा ना उस पोल को हम स्मॉल सेमी सर्कल अपर हाफ ऑफ द प्लेन में ड्रा करने के बाद से वो जो पोल होगा उसे हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला एम हमारा यही होगा। ओके। The above method is known as identifying the semicircular contour. जो मेथड मैं यूज करूंगा उस मेथड को हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग द semicircular contour. Okay. Thus the function fz is analytic along this modified contour and hence the integral c fz dz can be evaluated by Cauchy residue theorem and by using the theorem 3, 4, 6. इसका मतलब ये है कि जब हम पोल को एक्सक्लूड करेंगे ना तो पोल को एक्सक्लूड करने के बाद से जो रीजन बचेगा, ये रीजन आप देख पा रहे होंगे, इस रीजन में फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। ओके। और अब ये जो इंटीग्रल बचेगा, इंटीग्रल सी एफ जे डी जेड, इसको हम प्रीवियस मेथड की तरह से इसको सॉल्व करेंगे जिसमें कासी रेशियो थ्योरम का हम यूज करेंगे। ओके। और थ्योरम 3, 4, 6 जो है वो हमारा जॉर्डन लेमा है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और थ्योरम 3 और थ्योरम 4 के बारे में भी मैं डिस्कस किया था। यानी कि अभी जो हम इंटीग्रल सॉल्व करने वाले हैं उसमें हमें कासी रेशियो थ्योरम, ओके, थ्योरम 3, थ्योरम 4 एंड जॉर्डन लेमा का हम यूज करने वाले हैं। ओके। तो आइए देखते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं और आइए देखते हैं कैसे हम इस टाइप की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके। Apply the calculus of residue to prove that integral 0 to infinity sin mx by x into dx is equal to pi by 2. ये जो क्वेश्चन है ये 2007 में भी पूछा गया है और ये 2006 में पूछा गया है। And deduce that integral 0 to infinity sin x square by x dx is equal to pi by 4. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप एग्जाम में जरूर एक बार पढ़ के जाइए। ओके। तो इसके पहले मैंने डिस्कस किया हुआ था कि अगर यहाँ पे साइन फंक्शन हो या कोसाइन फंक्शन हो तो सबसे पहले हम इसे एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो हम कंसीडर द इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, हमने ये कंसीडर कर लिया। तो हियर एफ जेड क्या हो जाएगा, एफ जेड जब इसे हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा एम जेड। ओके। और जैसा कि आप जानते हैं मैंने कहा था कि e टू द पावर आयोटा mz लेकर के सॉल्व करेंगे और लास्ट में आप उसको आइलर थ्योरम से उसे ब्रेक कर देंगे cos mz प्लस i sin mz। और फिर यहाँ पे अगर ये इमेजिनरी पार्ट का sin mx दिया हुआ है तो हम इक्वेट करेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट। ओके। अगर यहाँ पे cos होता तो उस केस में हम इक्वेट करते रियल पार्ट, अगर sin और cos दोनों होता तो उस केस में रियल और इमेजिनरी पार्ट हम दोनों इक्वेट करते। ओके। So fz is e to the power iota mz by z and c is a closed contour
consisting a large semicircle gamma of radius r and the real axis from x is equal to minus r to x is equal to r. ओके, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे. ओके, identify the path at z is equal to 0 by a semicircle gamma centered at 0 and of a small radius r. इसका मतलब ये है कि जो पोल है ना z is equal to 0, z is equal to 0 जो है ये हमारा पोल रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है. ओके, तो z is equal to 0 को हमें क्या करना होगा, एक्सक्लूड करना होगा. और एक्सक्लूड करने के लिए हम क्या करेंगे, z is equal to 0 को सेंटर मान करके हम स्मॉल r रेडियस लेकर के एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे. ठीक है ना, स्मॉल सर्कल गामा और एक कैपिटल सर्कल हमारा क्या है, सेमी सर्कल जो है वो है हमारा कैपिटल गामा. ओके, तो यहां से जब हम ये सेमी सर्कल ड्रा करेंगे ना तो ये ओरिजिन जो है ये हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा. ओके, तो इसीलिए यहां पे कहा गया आइडेंटिफाइंग द पाथ एट z is equal to 0 by a semi circle gamma centered at 0 and of a small radius r. Thus the closed contour C consists the upper half gamma of large circle mod z is equal to r. Okay, real axis from x is equal to minus r to x is equal to minus r. Semicircular r gamma of circle mod z is equal to r. Okay, where r is very small and again the real axis from r to capital R. The singularity of fz is at z is equal to 0. इसका मतलब ये क्या हुआ, जब इंटीग्रल की आप लिमिट लगाओगे ना तो पहला इंटीग्रल जो बनेगा वो माइनस आर टू माइनस स्मॉल आर तक चलेगा. ओके, पहला जो इंटीग्रल बनेगा वो रियल एक्सिस पे माइनस आर टू माइनस स्मॉल आर तक जाएगा. उसके बाद से फिर हम एक इंटीग्रल बनेगा स्मॉल गामा के रिस्पेक्ट में और फिर रियल एक्सिस पे चलेगा आर टू कैपिटल आर और फिर एक इंटीग्रल बनेगा कैपिटल गामा के रिस्पेक्ट में. ओके, सो कासी रेसिड्यू थ्योरम इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा आर प्लस, और आर प्लस जो है ना ये हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल रेसिड्यू है. ठीक है, और ऐसे पोल्स के अकॉर्डिंग ये रेसिड्यूज का सम है जो पोल हमारा अपर हाफ ऑफ द प्लेन में लाई कर रहा है. ओके, इसका मतलब ये है कि अगर अपर हाफ ऑफ द प्लेन में एक भी पोल लाई नहीं कर रहे हैं उस केस में r प्लस की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी. ओके, तो 2 पाई आयोटा r प्लस, तो यहां पे तो अपर हाफ ऑफ द प्लेन में एक भी पोल लाई नहीं कर रहा है, सो इस r प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. ओके, where r plus is sum of residues of fz at its pole within C. Since there is no pole of fz at its pole within C, that is, अब यहाँ पे जो मैंने अभी लिमिट की चर्चा किया हुआ था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटीग्रल माइनस आर टू माइनस आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल गामा एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल आर टू कैपिटल आर एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल कैपिटल गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि r प्लस की वैल्यू 0 है. r प्लस की वैल्यू 0 इसलिए है क्योंकि अपर हाफ ऑफ द प्लेन में एक भी पोल लाई नहीं कर रहा है. ओके, और ओके, सिंस लिमिट z टेंडिंग टू 0 z एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 0 z into e to the power iota mz by z and this is equal to 1. Therefore by theorem 3 limit z tending to 0 इंटीग्रल गामा एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा पाई माइनस 0 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा पाई. थ्योरम 3 मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था. ओके, हियर वी हैव चूजन नेगेटिव साइन इन द रिजल्ट बिकॉज गामा इज डिस्क्राइब इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. गामा चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, आप देख पा रहे होंगे गामा जो है ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे ये नेगेटिव साइन यहाँ पे यूज किया गया है. ओके, हियर वी हैव चूजन नेगेटिव साइन इन द रिजल्ट बिकॉज गामा इज डिस्क्राइब्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सिंस 1 by z tending to 0 as mod z tending to infinity and hence by Jordan lemma limit r tending to infinity gamma integral gamma e to the power iota mz by z into dz and this is equal to, चूंकि r जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0. अब 2 3 का यूज हम करेंगे इक्वेशन 1 में. ठीक है,
तो जब इक्वेशन 1 में हम यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा पाई, तो ये हो जाएगा आपका, देखो स्मॉल आर जीरो की तरफ टेंड करना है और कैपिटल आर इंफिनिटी की तरफ टेंड करना है, ठीक है। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू जीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस आयोटा पाई प्लस इंटीग्रल जीरो टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये देखो माइनस इनफाइनाइट टू जीरो एंड जीरो टू इंफिनिटी, तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आयोटा पाई। ओके, so minus infinity to infinity e to the power I mx by x into dx is equal to iota pi। यहाँ पे आइलर थ्योरम यूज कर लेंगे, तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी cos mx प्लस आयोटा sin mx by x into dx एंड दिस इज इक्वल टू आयोटा पाई। ठीक है, तो दो पार्ट में ये ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में साइन दिया हुआ है तो इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट वी गेट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट sin mx by x into dx एंड दिस इज इक्वल टू पाई। इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो जीरो टू इंफिनिटी साइन mx बाई एक्स dx इज इक्वल टू पाई बाई 2, और यही हमें प्रूफ करना था। एक और क्वेश्चन दिया हुआ था इसी में, पर्टिकुलर केस, कि अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट कर दूं ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, साइन x बाई एक्स dx इज इक्वल टू पाई बाई 2। ओके, और एक चीज, अगर मैं x की जगह पे t स्क्वायर पुट करता हूं तो dx की वैल्यू हो जाएगी 2t dt, एंड तब ये वैल्यू पुट कर दो तो साइन टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू 2t dt, तो t से t ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, और इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा। तो जीरो टू इंफिनिटी साइन टी स्क्वायर बाई टी dt इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो t को रिप्लेस कर दो x से, तो ये हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड इंटीग्रल इज जीरो टू इंफिनिटी, और यही हमें प्रूफ करना था। तो काफी इजिली आप इन क्वेश्चन को आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, बस छोटी छोटी चीजें जो हैं इन्हें आपको ध्यान देना होगा। जैसे ये पोल देखने आना चाहिए कि पोल रियल एक्सिस पे लाई कर रहा है या अपर हाफ ऑफ द प्लेन में लाई कर रहा है। ओके, तो अभी हम एक दो लेक्चर में देखेंगे कि कुछ और भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और उसमें देखेंगे कि जो पोल होंगे वो रियल एक्सिस पे लाई करेंगे, कुछ पोल अपर हाफ ऑफ द प्लेन में भी लाई करेंगे, और कुछ पोल लोअर हाफ ऑफ द प्लेन में लाई करेंगे। तो लोअर हाफ ऑफ द प्लेन में अगर कोई पोल लाई कर रहा है तो उसे हम ओमिट कर देंगे, और अपर हाफ ऑफ द प्लेन वाले के करस्पॉन्डिंग हम रेसिड्यू कैलकुलेट करके r प्लस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, और रियल एक्सिस वाले को क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे। ओके, तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।